नमस्कार दोस्तों, आज जो आप ये यूरोप का नक्शा देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब यहाँ दर्जनों भरे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और फिर 1789 में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को बदल दिया। उसी क्रांति से जन्म हुआ राष्ट्रवाद। आज हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की पूरी कहानी। तो यूरोप के राष्ट्रवाद की पूरी कहानी में दो शब्द है, पहला है यूरोप और दूसरा शब्द है राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप के बारे में, उसके बाद फिर हम देखेंगे राष्ट्रवाद के बारे में। तो सबसे पहले हम यूरोप के बारे में बात करते हैं। तो यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें 45 से अधिक देश आते हैं। अगर हम टोटल महाद्वीपों की संख्या की बात करें तो 7 है, जिसमें एक है हमारा उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है अफ्रीका, पांचवा है एशिया, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। तो यही 7 कुल महाद्वीप हैं जिनमें से एक यूरोप है। और इस यूरोप में लगभग 45 से अधिक देश हैं जिसमें 3 से अधिक देश के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है हमारा फ्रांस, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी। तो इन्हीं सभी देशों में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रवाद कैसे पनपा, यानी वहाँ के लोग कैसे जागरूक हुए, अपने राजा को कैसे हटाएं। दूसरा हमारा शब्द है वो है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना रखता हो, उसे कहेंगे राष्ट्रवाद। यानी शॉर्टकट में हम कहें तो अपने देश से प्रेम करना। अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है उसे कहते हैं राष्ट्रवादी व्यक्ति। अब इस राष्ट्रवाद की भावना का उदय 1789 ईस्वी में हुआ था और वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। देखिए यही है लुई 16वां, ये बुर्बो राजवंश का शासक था लुई 16वां। और इसी के कार्यकाल में एक क्रांति हुई 1789 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी। यहाँ पे अगर हम समाज की बात करें ना, यहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था कुलीन वर्ग जिसमें अमीर लोग आते थे, दूसरा है पादरी वर्ग जिसमें धर्म गुरु आते थे जैसे पंडित जी वगैरह लोग, ये लोग आते थे, और तीसरा था आम जनता। तो ये क्या करता है, ये तीनों तरह के समाज को एक बराबर अधिकार नहीं देता है। ये क्या करता है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार देता है, यानी अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करता है। लेकिन जो आम जनता थी उसके बारे में एक भी भलाई नहीं करता है। जबकि टैक्स की बात करें तो आम जनता टैक्स देती थी, यानी फ्रांस का अर्थव्यवस्था जो था ना वो आम जनता पे ही टिका था। और आम जनता टैक्स देती थी, कर देती थी, और कर को वसूलने का काम करते थे लोग कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग में जमींदार वर्ग, जहाँ पे ये एक तरह की व्यवस्था लगाया था जिस व्यवस्था का नाम था सामंती व्यवस्था। तो उसमें एक सामंत हुआ करता था, वो क्या करता था, वो जाता था और वहाँ की जनता से, आम जनता से कर वसूल करके ला करके देता था। अब ये राजा क्या करता है, ये अपने जनता के बारे में नहीं, अपने प्रजा के बारे में एक भी भलाई नहीं सोचता है। यानी कि 1 नंबर का ये निरंकुशवादी शासक रहता है। तो इसी के खिलाफ वहाँ के लोग आवाज उठाते हैं और विरोध करते हैं, और जो क्रांति करते हैं वो क्रांति का नाम है फ्रांस की क्रांति। और वो 1789 में होती है क्रांति, इसलिए उस क्रांति को कहते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस राजा का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब इस राजा को हटाइए और नया राजा लाइए। तो 1789 की क्रांति से इस राजा को हटा दिया जाता है, लुई 16वां को। तो वहाँ का एक नया राजा बनता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो फाइनली 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ का नया राजा बनता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब इस नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। इसका बचपन का नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, और यह फ्रांस की क्रांति में एक सेनापति के पद पे था, और ये बहुत ही अच्छा सेनापति था, यानी सैनिक था। तो ये 1789 की फ्रांस की क्रांति होती है। तो उसके बाद ये इसकी राजनीति में प्रवेश करता है और अंततः 18 मई 1804 को फ्रांस का राजा बनता है। अब जब वो राजा बन जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो एक अलग कानून बनाता है फ्रांस में। उस कानून को हम कहते हैं नेपोलियन संहिता, जिसमें 5 कोड ये लागू करता है, यानी कि 5 अच्छे अच्छे नियम लागू करता है।
और मैं आपको बता दूं कि यह राजा बहुत अच्छा था, ये सभी जनता के बारे में सोचता था। लेकिन हाँ, इसकी एक खराबी ये थी कि केवल और केवल ये अपने देश का विकास करना चाहता है, जिसके वजह से आगे हम देखेंगे कि इसका अंत इसी कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब वहाँ का राजा बन जाता है 18 मई 1804 को, तो वहाँ पे बहुत सारा अच्छा काम करता है। जैसे एक क्या करता है, एक सबसे पहले है इसमें नागरिकों के लिए समान कानून बनाता है कि भाई जो भी नागरिक हैं, जो भी वहाँ की जनता है, सब के सब के लिए एक समान कानून रहेगा, बराबर कानून रहेगा। लेकिन लुई सोलहवां के टाइम में ऐसा नहीं था। उसके टाइम में 2 वर्ग को ज़्यादा विशेष अधिकार दिया गया था। लेकिन ये सबको ख़त्म करके क्या किया, नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। दूसरा है सामंती व्यवस्था, यानी कि कर वसूलने का काम अब कोई नहीं करेगा, कोई कर किसी को नहीं देगा। शिक्षा में सुधार किया। उसके अलावा वहाँ की आर्थिक स्थिति को दूर करने का प्रयास किया, और जो भी वहाँ के लोगों को विशेष अधिकार मिला था उसको वो ख़त्म कर दिया। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपने देश का वो विकास करना चाहता था, और उसके साथ साथ पूरे यूरोप का विकास किया। और यही यूरोप का विकास किया जिसके वजह से उसकी अंत भी हुई। आगे बढ़ते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, फ्रांस में तो विकास करता ही करता है, अब क्या करता है अपने अगल बगल के देश पे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, उसके अलावा रूस हो गया, इन सभी देशों पे आक्रमण कर करके क्या करता है, वो अपने अधिकार में लाता है। तो जर्मनी पे, इटली पे और भी अगल बगल के देशों पे अधिकार जमा लेता है। लेकिन जब वो रूस पे आक्रमण करता है ना, जब वो किस पे आक्रमण करता है, रूस पे, तो रूस के साथ बहुत सारे देश मिल जाते हैं, जिसमें ब्रिटेन है, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इतने सारे देश हैं। और एक तरफ ये रहता है फ्रांस। अब जब ये लोग मिल जाते हैं तो फिर युद्ध शुरू होता है। उसी युद्ध को कहते हैं वाटरलू का युद्ध, और यह युद्ध 18 जून 1815 को लड़ा गया। अब इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। अब नेपोलियन क्यों हार गया, ऑब्वियसली नेपोलियन अकेले था और बाकी उसके दूसरे तरफ बहुत सारे देश थे, रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ये सब सेना थी। इसलिए अंततः उसकी हार हो जाती है, और हार होने के बाद उसे कैदी के रूप में एक टापू पे भेजा जाता है जिसका नाम है सेंट हेलेना। यहाँ पे भेज दिया जाता है, और वह 52 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वियना कांग्रेस की संधि होती है, और वो होती है 1815 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता करता है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। तो इस तरह पुनः रूढ़िवादी पुनर्स्थापना की व्यवस्था हो जाती है, यानी कि पुरातन जो व्यवस्था पहले वाली थी वही लागू होती है। और वियना कांग्रेस में क्या क्या चीज़ को लाया गया था उसको देखते हैं। अब वियना कांग्रेस की संधि होती है 1815 में, तो इस वियना क्या बदलाव किया जाता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले नेपोलियन के जीते गए क्षेत्र को वापस कर लिया जाता है, यानी नेपोलियन जो भी अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता था उसको वापस कर लिया जाता है। इटली को कई भागों में तोड़ दिया जाता है। जैसे सबसे पहले इटली 300 भागों में बटा था, आगे हम बताएंगे अगला पार्ट में। 300 भागों में इटली को तोड़ा गया था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट जब वहाँ पे आया तो नेपोलियन बोनापार्ट 3 भागों में बनाया उसको, सिसिली, लेगोलियन और ट्रांसपेडिन। उसके बाद फ्रांस के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, और फ्रांस के ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया जाता है। और इस तरह बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना होती है, और वहाँ का नया राजा लुई 18वां को बनाया जाता है। ये लुई 18वां है। इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।